दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसा देश जहां पैसे की कोई कमी नहीं, हर घर में खुशी, हर इंसान के पास जॉब, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और पेट्रोल पानी से भी सस्ता, 1 लीटर सिर्फ 1 सेंट मतलब आधा रुपया। सरकार लोगों को घर देती है, स्टूडेंट का पूरा कॉलेज खर्चा उठाती है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन गारंटी। मतलब एक ऐसा देश जिसका सपना हर इंसान देखता है। हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश एग्जिस्ट करता था। यह था 1970s और 80s का वेनेजुएला, साउथ अमेरिका का क्राउन ज्वेल, दुबई से पहले का दुबई, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा अमीर पर कैपिटा इनकम। वेनेजुएला उस टाइम दुनिया में लग्जरी के साथ घूमते थे। वेनेजुएला की कैपिटल काराकास को लैटिन अमेरिका का पेरिस कहा जाता था। वीकेंड पे लोगों के पास इतना पैसा होता था कि वो मियामी शॉपिंग करने चले जाते थे और इसी एक एग्जांपल से पता चलता है कि उन लोगों का लाइफस्टाइल क्या था। लेकिन दोस्तों आज जब हम वेनेजुएला का नाम लेते हैं तो दिमाग में क्या आता है? भूख, गरीबी, रिफ्यूजी, डिक्टेटरशिप और क्राइसिस। अब सवाल ये आता है, कैसे एक परफेक्ट नेशन इतनी बुरी तरह से खत्म हो गया? दुनिया का सबसे अमीर देश जिसके पास सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व है, आज दुनिया की सबसे गरीब देशों की लाइनों में खड़े हैं और 7.7 मिलियन लोग मतलब पूरी पॉपुलेशन का 1/4 अपने देश छोड़कर भाग चुका है। सीरिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस। तो सवाल ये है, एक इतनी पावरफुल इकोनॉमी, इतनी रिसोर्स सब खत्म कैसे हो गया? नेचुरल डिजास्टर, वार, सुनामी? नहीं दोस्तों, ये सब ह्यूमन मेड डिजास्टर है। और इस बर्बादी के पीछे कौन है जो एक देश की एलिट स्टेटस को सड़कों पे नीलाम कर दिया? दोस्तों इस बर्बादी के पीछे 2 इंसानों का हाथ है। पहला हुगो चावेज, जो एक करिश्मेटिक लीडर था लेकिन बिहाइंड द सीन ड्रग्स कटेल चलाता था, और दूसरा निकोलस मदुरो, एक बस ड्राइवर जो प्रेसिडेंट बन गया और पूरे देश को कुचल दिया। तो आज हम समझेंगे कि कैसे एक परफेक्ट नेशन, कैसे एक अमीर देश इतनी बुरी तरह से फेल हो गया। फैक्ट है, डेटा है, रियल स्टोरीज है और कुछ अनकंफर्टेबल सच भी है जो शायद आपने पहले सुना ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुगो चावेज कौन था और उसने वेनेजुएला को कैसे बर्बाद किया। 1954 में हुगो चावेज सावानेटा नाम के वेनेजुएला के सबसे गरीब प्रोविंस में पैदा हुआ। मिट्टी का घर, बिजली नहीं, कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन उसने मेहनत करके आर्मी ऑफिसर बन गया। और 1980s में जब चावेज मिलिट्री ड्यूटी कर रहा था तब उसने अपनी आंखों से देखा कि ऑयल का जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ एलिट पॉलिटिशियन खा रहा है, गरीब अभी तक स्ट्रगल कर रहा है, गाँव अभी तक पिछड़ा हुआ है। और ये देखकर उसने डिसाइड किया कि इस देश को एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। और फिर आया वो दिन, 4 फरवरी 1992 की रात, जब चावेज ने मिलिट्री कूप अटेम्प्ट किया, प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेरा, टैंक सड़कों पे घूमने लगा। लेकिन दोस्तों प्लानिंग में कुछ गलती हो गया, कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया और कूप फेल हो गया। और सरकार के साथ क्रॉस फायरिंग में 14 सोल्जर्स और 50+ सिविलियंस मारे गए और मजबूरी में आकर चावेज को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन यहाँ सरकार ने एक ब्लंडर कर दिया, उन्होंने चावेज को नेशनल टीवी पे बोलने दिया और चावेज ने जो 65 सेकंड्स की स्पीच दी वो वेनेजुएला की इतिहास को बदल कर रख दिया। Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. इस स्पीच का मतलब था, साथियों दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अभी भी अचीव नहीं हुई। और उस स्पीच का मेन कीवर्ड था अभी नहीं हुई लेकिन बाद में जरूर होगा। और बस एक ही रात में चावेज नेशनल हीरो बन गया। चावेज जेल चला गया लेकिन बाहर उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन 1994 में जब पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तब सरकार मजबूरी में आकर चावेज को छोड़ दिया और बाहर आते ही चावेज फुल टाइम पॉलिटिक्स में घुस गया। और फिर दिसंबर 1998 में इलेक्शन हुई और चावेज 56% वोटों के साथ जीता। और इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण था पॉवर्टी रेट 50% क्रॉस हो चुका था। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लीटली करप्शन में डूबा हुआ था। इलेक्शन के दिन लोगों ने नाच गा के सेलिब्रेट किया सड़कों पे जैसे कोई फेस्टिवल हो। लेकिन दोस्तों आप जो मैं बताने वाला हूँ ये शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। वेस्टर्न मीडिया ने चावेज को चैंपियन ऑफ पोर बनाया हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि हुगो चावेज एक ड्रग कार्टेल का मास्टरमाइंड था तो क्या आप बिलीव करोगे? हाँ ये सच है और आगे मैं इसको प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखिए कुछ अचीवमेंट उसने जरूर किया था, जैसे हेल्थ केयर एक्सपैंड हुई, लिटरेसी बढ़ी, पॉवर्टी रिड्यूस हुई, ये सब सच है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ ऊपर का कवर स्टोरी है, असली कहानी बहुत डार्क है। 2005 में चावेज ने अमेरिकन ड्रग्स एनफोर्समेंट एजेंसी यानी DEA को वेनेजुएला से निकाल दिया। पब्लिकली उन्होंने रीजन दिया, DEA अमेरिकन इंपीरियलिज्म का एक टूल है, वो हमारे देश को कंट्रोल करना चाहते हैं। लोगों ने उसको जमकर सपोर्ट किया क्योंकि लग रहा था कि चावेज अपने देश की सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन रियलिटी क्या था? रियलिटी ये था कि DEA की इन्वेस्टिगेशन चावेज
की ड्रग्स नेटवर्क को एक्सपोज करने लग गए थे, इसलिए डीए को निकालना जरूरी था। और उसी साल एक सीक्रेट मीटिंग हुई वेनेजुएलन मिलिट्री हेडक्वार्टर में, जिसमें चावेस ने पर्सनली अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया फ्लड अमेरिका विद कोकीन, मतलब अमेरिका को कोकीन में भर दो। और उसके बाद कार्टेल ऑफ सांस नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन जन्म लिया जो मिलिट्री ऑफिसर्स का ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क था। इस कार्टेल ऑफ सांस ने कोलंबियन एफएआर से रिबेल्स के साथ पार्टनरशिप की। प्लान था वेनेजुएला को एक मेजर ड्रग ट्रैफिकिंग हब बना दिया जाए। और अब देखिए इस ड्रग एम्पायर का स्केल कितना बड़ा था। 2013 में जब चावेस मर गए तब उसकी बेटी मारिया गब्रियल की नेट वर्थ थी $2.5 बिलियन। ये पैसा कहां से आया? ड्रग्स मनी से, करप्शन से और इलीगल ऑयल डील से। लेकिन दोस्तों ड्रग्स कार्टेल तो सिर्फ एक पार्ट था असली कहानी का। इकोनॉमिक बर्बादी जो आज वेनेजुएला में देखती है वो भी चावेस ने ही शुरू की थी, मदुरो ने नहीं। 1998 में जब चावेस पावर में आया तब वेनेजुएला दिन का 3.5 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता था और 2013 में जब चावेस मर गए तब प्रोडक्शन सिर्फ 2.5 मिलियन बैरल रह गए थी। मतलब 30% का कोलैप्स ऑलरेडी चावेस के टाइम में शुरू हो चुका था। और ये कैसे हुआ? एज पर रिपोर्ट 2002 से लेकर 2003 के बीच PDVSA जो वेनेजुएला का नेशनल ऑयल कंपनी है उसकी 18,000 एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को चावेस ने फायर कर दिया क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक किया था चावेस की पॉलिसीज के अगेंस्ट। तो चावेस ने सबको निकाल फेंका और उसके जगह पॉलिटिकल लॉयल्टीज हायर किया गया जो ऑयल इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता था। और इसका रिजल्ट निकलता है इक्विपमेंट मेंटेनेंस रुक गई, इन्वेस्टमेंट रुक गई, टेक्निकल एक्सपर्टीज खत्म हो गई और ऑयल प्रोडक्शन कोलैप्स होना शुरू हो गया। और फिर 2007 से लेकर 2012 के बीच चावेस ने 1000 से भी ज्यादा कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया, मतलब सरकार के नाम कर दिया। लेकिन सरकार इसे एफिशिएंटली चला नहीं पाई। ज्यादातर कंपनीज बंद हो गई या फिर प्रोडक्शन बहुत कम हो गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली स्टॉप हो गया। सोचिए कौन ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जो कल सरकार आपकी कंपनी ही ले लेंगी। 2003 में चावेस ने स्ट्रिक्ट करेंसी कंट्रोल लगा दिया। रिजल्ट ब्लैक मार्केट बूम हो गया और ये करप्शन का जन्नत बन गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफिशियल रेट पे चीप डॉलर खरीद देते थे और फिर ब्लैक मार्केट में उसे बेच देते थे और इसी तरह बिलियंस कमा लेते थे। लेकिन दोस्तों डेमोक्रेसी का क्या हुआ? 1999 में चावेस ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें प्रेसिडेंशियल टर्म को बढ़ा दिया, अनलिमिटेड री इलेक्शन अलाउ कर दिया और फिर 2007 से शुरू हुआ मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन। RCTV जो 53 साल का पुरानी टीवी चैनल था उसे बंद कर दिया। साथ में और भी टीवी चैनल्स, रेडियो स्टेशन बैन कर दिया गया, मतलब फ्री प्रेस का लिटरली मर्डर कर दिया गया। दूसरी तरफ सारे ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया और जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसे मिलिट्री भेजकर कुचल दिया गया। और फिर 2011 में चावेस को कैंसर हो गया। 2012 में उसकी हेल्थ सीरियसली बिगड़ गया। वो नेशनल टीवी पर आकर अपनी आखिरी स्पीच दी। उसने स्पीच में कहा अगर मुझे कुछ हो जाए तो मदुरो को वोट करो। A elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. 5 मार्च 2013 को हुगो चावेस मर गया। हजारों लोग रोए सड़कों पे। उन्हें क्या पता था कि चावेस ने उन लोगों का फ्यूचर कैसे बर्बाद कर दिया है। तो असली सच ये है दोस्तों, चावेस करिश्मेटिक लीडर था, अच्छा स्पीच देता था लेकिन बिहाइंड द सीन ड्रग्स कार्टेल चलाया, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय किया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खत्म किया और एक तरह से करप्शन को लीगलाइज किया। और मदुरो तो सिर्फ एक पपेट है जो चावेस के काम को कंटिन्यू कर रहा है। असली मास्टरमाइंड तो चावेस था। दोस्तों आप बात करते हैं निकोलस मदुरो की, एक बस ड्राइवर से लेकर एक डिक्टेटर तक का सफर। देखिए फर्क ये है कि चावेस मिलिट्री ऑफिसर था, करिश्मेटिक था, इंटेलिजेंट था और मदुरो बिल्कुल एवरेज था। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट, कॉलेज नहीं गया और यंग एज में कराकास में बस ड्राइवर बन गया। लेकिन एक चीज था जो मदुरो बहुत अच्छी तरह से करता था, वो था अंधा वफादारी। 1980 में मदुरो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में एक्टिव हुआ और जब 1992 में चावेस ने कूप अटेम्प्ट किया तब मदुरो ने उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर 1990s में मदुरो क्यूबा में काफी टाइम स्पेंड किया और वह क्यूबन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ गहरा रिश्ता बनाया और ये रिश्ता बाद में बहुत उसको काम आया। जब चावेस प्रेसिडेंट बना तो मदुरो को इनाम मिलना शुरू हो गया। पहला नेशनल असेंबली सीट मिली, फिर फॉरेन मिनिस्टर बनाया और 2012 में वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। क्यों? क्योंकि मदुरो पूरी तरह वफादार था चावेस के प्रति, कभी चैलेंज नहीं करता था और गंदा काम करने के लिए हमेशा रेडी था। और फिर 5 मार्च 2013 को चावेस मर गया और मदुरो ऑटोमेटिकली एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया। 14 अप्रैल को जब स्पेशल इलेक्शन हुई तब मदुरो का पूरा कैंपेनिंग चावेस का इर्द गिर्द था। पोस्टर में लिखा था चावेस अलाइव। मदुरो स्पीच में बोलता था मैं चावेस का बेटा हूँ। उन्होंने ये तक क्लेम किया था कि चावेस की आत्मा एक बर्ड्स की फॉर्म में हमसे बात कर रहे हैं। और रिजल्ट क्या आया? मदुरो मुश्किल से जीते 50.6% वोटों के साथ। कंपेयर करो, चावेस आसानी से 10 से 20% मार्जिन के साथ जीतता था, लेकिन मदुरो की अपनी कोई खासियत नहीं है, बस चावेस की नाम यूज करके जीता था। अब जो हालात मदुरो को विरासत में मिला वो ऑलरेडी क्राइसिस में था। इकोनॉमी ऑलरेडी गिर रहा था, ऑयल प्रोडक्शन ऑलरेडी कोलैप्स हो रही थी, इन्फ्लेशन 20 से 25% पे था, ब्लैक मार्केट बूम पे था। लेकिन एक चीज थी, ऑयल प्राइस अभी भी $100+ की
ऊपर था। मतलब मादुरो के पास मौका था देश को ठीक करने का। इकोनॉमिस्ट ने सोल्यूशन दिया, रिफॉर्म करो, करेंसी कंट्रोल हटाओ, प्राइवेट सेक्टर को सांस लेने दो। लेकिन मादुरो ने बिल्कुल उल्टा किया। लेकिन किया क्या दोस्तों, उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, बल्कि चावेज की वही फेल्ड पॉलिसीज को और भी ज्यादा एग्रेसिवली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक्स की समझ जीरो था, डिसीजन मेकिंग जीरो था और 2013-14 तक आते आते सिचुएशन और भी खराब होने लगी। इन्फ्लेशन 40% क्रॉस हो गई, सुपरमार्केट शेल्फ्स खाली होने लगे, लोग सुबह से लाइनों में खड़े रहने लगे सिर्फ बेसिक सामान खरीदने के लिए। ऑपोजिशन लीडर्स और इकोनॉमिक्स सब बोल रहे थे मादुरो ये पॉलिसीज काम नहीं कर रहा है। लेकिन मादुरो का रिस्पॉन्स था डिनाइल और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। टीवी पर आके बोलने लगता है ये सब इकोनॉमिक वॉर है, प्राइवेट बिजनेसेस जानबूझकर सामान छुपा रहा है, अमेरिका हम पे अटैक कर रहा है। और फिर 2014 में आया वो पल जो वेनेजुएला की तकदीर बदल कर रख दिया हमेशा के लिए। 2014 की मिडिल में ग्लोबल ऑयल मार्केट में अर्थक्वेक आ गया। जून महीने ऑयल का प्राइस $110 पर बैरल था और दिसंबर तक ये गिरकर $50 हो गई पर बैरल, लिटरली आधा प्राइस एक ही साल में। वेनेजुएला के लिए तो ये किसी न्यूक्लियर बम से कम नहीं, क्योंकि वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी का 95% ऑयल रेवेन्यू पे डिपेंड करता था। मतलब ओवरनाइट देश की इनकम लिटरली हाफ हो गया और अब शुरू होती है मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स कोलैप्स। दोस्तों अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आज के सबसे बड़े आर्थिक तबाही है। दोस्तों 2013 में वेनेजुएला की जीडीपी कितनी थी? $545 बिलियन और सिर्फ 7 साल बाद 2020 में ये गिरकर $48 बिलियन रह गया। दोस्तों सोचिए 75% इकोनॉमी खत्म, 7 साल में 3/4 इकोनॉमी गायब। थोड़ा अंदाजा लगाना है इस बर्बादी का। 1930 की ग्रेट डिप्रेशन, जिसको दुनिया के सबसे बड़ा आर्थिक मुसीबत कहा जाता है, उनमें अमेरिका की इकोनॉमी 30% गिर गई। सोवियत यूनियन जब बिखर गया तब 40% गिरा था और वेनेजुएला कितना 75%, वो भी बिना किसी जंग, बिना किसी प्राकृतिक आपदा। ये पूरी तरह इंसानों की बनाई हुई तबाही है, आया हुआ तबाही था। और महंगाई की बात करें तो दोस्तों ये वो चीज है जो किसी स्केरी फिल्म से कम नहीं। 2014 में महंगाई 69% थी, फिर 2016 में बढ़कर 800% हो गया। 2018 तक ये 1,30,000% हो गया और 2019 में 1 करोड़%। हाँ दोस्तों 1 करोड़% महंगा। अब सोचिए इसका मतलब क्या होता है असली जिंदगी में। सुबह उठ के आपको कॉफी खरीदने की कीमत $1 है और शाम तक ये बढ़कर $100 हो जाती है। हर घंटे कीमत बढ़ रहा था। लोग सैलरी मिलते ही भागते हैं दुकानों में, सुपरमार्केट में, क्योंकि अगले दिन तक रुक गया तो ये पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा बन जाएगा। एटीएम से रोज ज्यादा से ज्यादा कितने निकल सकता है पता है? 1 करोड़ बॉलीवर्स, जो बदले में सिर्फ $2 के बनता है। करेंसी नोट इतना बेकार हो गए थे, लोग उससे पेपर का बैग बना रहा था, बच्चे कागज का हवाई जहाज बनकर उड़ा रहा था। सरकार ने जोरों से नए करेंसी छापी, 1 लाख पुरानी बॉलीवर्स को एक नया बॉलीवर्स बनाया और वो भी महीनों में बेकार हो गया। फिर दोबारा नया करेंसी छापी और वो भी बेकार। ये सिलसिला चलता रहा। दोस्तों अब हेल्थ केयर की बात करते हैं और ये भी आपकी दिल को झंझोड़ के रख देगा। हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट तो पड़ा था लेकिन बिजली नहीं है। डॉक्टर मोबाइल टॉर्च की रोशनी से ऑपरेशन कर रहे थे। आईसीयू में वेंटिलेटर्स बेकार पड़ी थी क्योंकि बिजली तक नहीं थी। हॉस्पिटल में पानी नहीं था। पेशेंट्स के फैमिली बोतलों में पानी भर कर ले जाते थे। रेगुलर एंटीबायोटिक्स नहीं मिलती थी। दर्द की गोली नहीं मिलती थी। कैंसर के पेशेंट मेडिसिन के बिना मर रहे थे। डायबिटीज के मरीज इंसुलिन के बिना मर रही थी। प्रेग्नेंट महिलाएं बच्चे पैदा होते समय मर रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल में बेसिक पेन किलर इंजेक्शन और गोलियां तक नहीं थी। और डॉक्टर्स बड़ी तादाद से देश छोड़कर भाग रहे थे। और जो डॉक्टर रुक गए थे उसके मंथली सैलरी कितना था पता है? $5 से लेकर $10। हार्ट सर्जन $5 महीने कमा रहे थे। 2013 में एक सर्वे हुआ, रिजल्ट शॉकिंग था। 75% वेनेजुएलन ने कहा कि उन्होंने भूख की वजह से 19 पाउंड वेट लूज किया है। लोगों ने इसे डार्क जोक में मादुरो डाइट नाम दे दिया। सोचिए कितना क्रूएल मजाक है ये। दूसरी तरफ स्कूल में बच्चे भूख के मारे बेहोश हो रहे थे। 2019 तक 12% बच्चे 5 साल से कम उम्र के, वो सब एक्सट्रीम मेल न्यूट्रिशन का शिकार थे। सोमालियन लेवल का क्राइसिस हो गए थे साउथ अमेरिका की एक सबसे अमीर देश में। आम लोगों के लिए डस्टबिन से खाना ढूंढना आम बात हो गई थी। लाखों कुत्ते सड़कों से गायब होने लगे क्योंकि लोग उसे मारकर खा रहे थे। चिड़ियाघर से जानवर तक चोरी होना शुरू हो गया था। और देश छोड़ने की बात करें तो 2014 से 2024 के बीच 77 लाख वेनेजुएलन देश छोड़ दिया। आबादी 3 करोड़ थी। मतलब सचमुच हर चौथा इंसान भाग गया था देश छोड़कर। सफर बहुत मुश्किल था दोस्तों। लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले, बच्चे रास्ते में ही मर गए। महिलाओं के साथ जबरदस्ती हुई। रास्ते पे वुमेन ट्रैफिकिंग एक्सट्रीम लेवल पे हुई। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मादुरो ने करेंसी प्रिंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया एंड एज ए रिजल्ट इन्फ्लेशन और भी हाई हो गया। प्राइस कंट्रोल लगाया तो सुपरमार्केट शेल्फ्स कंप्लीटली खाली हो गया। करेंसी कंट्रोल और टाइट किया तो ब्लैक मार्केट एक्सप्लोड हो गया। और कंपनीज नेशनलाइज किया तो प्रोडक्शन कंप्लीटली स्टॉप हो गया। और मादुरो खुद सब कुछ इनकार कर रहा था। अपने स्पीच में कह रहा था कोई संकट नहीं, ये सब बाहरी प्रोपोगंडा है। और फिर 2013 में एक इंसिडेंट हुआ जो मादुरो की करतूत को परफेक्टली डिफाइन करता है। अमेरिका और कोलंबिया ने मिलकर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी। ट्रक भरकर खाना
दवाइयाँ, मेडिसिन सचमुच बॉर्डर पे रेडी था एंटर करने के लिए, लेकिन मादुरो ने ऑर्डर दिया बॉर्डर ब्लॉक करो, एड जला दो, मेडिसिन डिस्ट्रॉय कर दो। एक तरफ लोग स्टारवेशन से मर रहे थे और हेल्प सिर्फ 100 मीटर्स दूर थी, और दूसरी तरफ डिक्टेटर ने इस एड को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एड को एक्सेप्ट करना मतलब हार मान लेना। साल 2017 अप्रैल से जुलाई के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। हर रोज लाखों लोग सड़कों पे उतर रहे थे। सबका एक ही मांग था, मादुरो रिजाइन करो। सरकार का जवाब था, जो प्रोटेस्ट कर रहा है ये सब आतंकवादी है। 3 महीने में 125 से भी ज्यादा प्रोटेस्टर मारे गए। 17, 18, 20 साल के सब बच्चे। कैसे? सर में गोली मारकर मार दिया गया। छतों पे स्नाइपर तैनात था, उसने जानबूझकर सर पे निशाना लगा के गोली मारा। हुआन पाब्लो 20 साल का एक लड़का जो प्रोटेस्ट में ड्रम बजा रहे थे, टीयर गैस कैनिस्टर सीधा उसके छाती पे लगा, हार्ट डैमेज हो गया, स्पॉट में मर गया। ओरलैंडो फोगेरा 22 साल का एक लड़का था, प्रो गवर्नमेंट मॉब ने उसे पकड़ा, स्टैब किया, फिर बाद में पेट्रोल से जिंदा जला दिया। हजारों घायल हुआ, लाखों गिरफ्तारी हुई। जेल में सबके साथ एक्सट्रीम टॉर्चर किया गया। प्रोटेस्टर को पीटा, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, मतलब सब कुछ किया गया। यूएन ह्यूमन राइट्स ने कहा दिस इज द क्राइस्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और मादुरो अभी भी वही घिसी पीटी लाइन दोहरा रहा था। ये सीआईए का साजिश है, इकोनॉमिक वॉर है। फिर जुलाई 2024 में इलेक्शन हुई। ऑपोजिशन कैंडिडेट ने स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग चलाया। सारे पोल्स क्लियरली दिखा रहा था कि ऑपोजिशन जीत रहे थे। रिजल्ट अनाउंस हुआ। इलेक्टोरल काउंसिल बोले मादुरो जीता है 51% मार्जिन के साथ, लेकिन विरोधी पार्टी के पास पक्का सबूत था दोस्तों। उन्होंने 80% पोलिंग स्टेशन का ऑफिशियल रिसिप्ट डिजिटली कलेक्ट कर ली थी। उनका काउंट किया गया तो ऑपोजिशन 67% मार्जिन के साथ जीता और मादुरो 30% मार्जिन से हारे। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, चार्टर सेंटर, यूएन मॉनिटर सबने वेरीफाई किया कि मादुरो इस इलेक्शन में खुलेआम धांधली किया था, और मादुरो ने भी जवाब दिया। एक दिन में 2000 से भी ज्यादा प्रोटेस्टर को अरेस्ट किया गया, और आज 2025 में भी 827 पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेल में बंद है, जो अभी भी ब्रूटल टॉर्चर का सामना कर रहे हैं हर दिन। तो सवाल ये है, मादुरो अब तक सत्ता में कैसे है? दोस्तों, इसका पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला, मिलिट्री ऑफिसर्स का स्पेशल बेनिफिट मिलता है, जैसे ड्रग्स स्मगल से प्रॉफिट मिलता है, ऐश आराम की जिंदगी, मतलब वफादारी सचमुच खरीद ले गई है। दूसरा रीजन है क्यूबा। क्यूबा ने हजारों इंटेलिजेंस ऑपरेटिव वेनेजुएला में डिप्लॉय करके रखा है। मिलिट्री और पुलिस कंप्लीटली इन्फिल्ट्रेट है। वेनेजुएला प्रैक्टिकली क्यूबन पपेट स्टेट बन गया है। मादुरो की पर्सनल सिक्योरिटी तक क्यूबन अथॉरिटी हैंडल करते हैं। और तीसरा, कलेक्टिवोस। ये मादुरो की हथियार वाला गुंडा है जो ऑपोजिशन को डराने धमकाने की काम करते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट का गुंडा है जो वायलेंट टैक्टिक्स यूज करते हैं। चौथा पॉइंट, मादुरो खाना को हथियार की तरह यूज करते हैं। गवर्नमेंट रेशन दुकान में सिर्फ उन लोगों को रेशन मिलता है जो प्रो गवर्नमेंट है, जो मादुरो को वोट देता है। अगर आप अगेंस्ट में हो तो आपको रेशन मिलना बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ रशिया बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन और मिलिट्री इक्विपमेंट देता है, और रिटर्न में मिलता है उसको चीप ऑयल डील और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। चाइना ने $62 बिलियन लोन दिया है वेनेजुएला की बजट क्रेडिटर से, रिटर्न में ऑयल सप्लाई गारंटी। और क्यूबा 20,000 से ऊपर एडवाइजर भेज रखा है जो एक्चुअली में एजेंट है। तो दोस्तों, वेनेजुएला की कहानी एक देश का सिर्फ ट्रेजेडी नहीं है, ये वार्निंग है पूरी दुनिया के लिए। असली विलन ह्यूगो चावेज, जो ड्रग्स कार्टेल मास्टरमाइंड था, करिश्मेटिक लीडर की मास्क के पीछे छुपा रहता था। मादुरो तो बस उसका चेन से बंधा हुआ पपेट था। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये निकलता है 75% इकोनॉमी डिस्ट्रॉयड, 10 million% इन्फ्लेशन, 77 लाख रिफ्यूजी। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं, ये रियल फैमिली से जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, लेसन क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? लेसन ये मिलता है कि किसी भी देश चाहे कितने भी रिच हो, बैड पॉलिटिक्स से खत्म हो सकते हैं। पैराडाइज से हेल बनने में सिर्फ 1 डेकेड समय लगता है। दोस्तों, वेनेजुएला को याद रखो, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होता रहता है जब हम लेसन भूल जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से कौन असली विलन है, ह्यूगो चावेज और निकोलस मादुरो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।